हिंदी में यात्रा वृत्तांत, इस विषय पर हमें बात करनी है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? सबसे पहले इसी सवाल से दो चार हुआ जाए। यात्रा वृत्तांत से आशय है यात्रा का वृत्तांत। किसी ने यात्रा की है, कोई कहीं बाहर गया है, कोई किसी तीर्थाटन पर गया है या देशाटन पर गया है या विदेश गया है। वहाँ से लौटकर जब वो व्यक्ति उस यात्रा के संबंध में अपना संस्मरण लिखता है, उसको उसका लेखा जोखा करता है, उसे हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। जहाँ तक साहित्य की दुनिया में यात्रा वृत्तांत को एक विधा के रूप में मानना है, एक विधा के रूप में उसे मान्यता देना है, हिंदी में इसका सवाल पैदा होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ। ऐसा माना जाता है सबसे पहले कवि वचन सुधा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी, उस पत्रिका के 1871 से 1879 के अंकों के मध्य भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं यात्रा विषयक अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें कुछ रचनाओं को आज भी याद किया जाता है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा, ये उल्लेखनीय हैं। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, जो कि भारतेंदु मंडल के ही अन्य सदस्य के रूप में, अन्य विद्वानों के रूप में, लेखकों के रूप में याद किए जाते हैं, इन्होंने भी उस दौर में यात्राएं की और यात्राओं का विवरण भी लिखा। जो हिंदी में प्रारंभिक यात्रा वृत्तांतों से संबंधित पुस्तकें हैं, बहुत खुशी की बात है कि ऐसी पहली यात्रा वृत्तांत की पुस्तक एक महिला की है। लंदन यात्रा शीर्षक से 1883 में श्रीमती हरदेवी की एक किताब छपी थी। 1884 में भगवान दास वर्मा की लंदन का यात्री। 1885 में दामोदर शास्त्री की किताब मेरी पूर्व दिग यात्रा। 1888 में तोताराम वर्मा की ब्रज विनोद। 1890 में कल्याण चंद्र की बद्री केदार यात्रा 1890 में प्रकाशित हुई थी। 1894 में विगू मिश्र की ब्रज यात्रा छपी थी। 1886 में एक किताब और प्रकाशित हुई थी, जिसकी खोज जिसके संबंध में आमतौर पर हिंदी के आलोचना और इतिहास साहित्य में जिसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वह किताब लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में खोज निकाली है असगर वजाहत ने, जो कि स्वयं एक जाने माने यात्रा आख्यानकार हैं। उन्होंने बताया है कि 1886 में इन्हीं दामोदर शास्त्री की एक किताब छपी थी, मैं वही हूँ। उन्होंने लिखा है इस किताब के संबंध में कि शीर्षक से चौंकाने वाली और प्रभावित करने वाली इस किताब को जब उन्होंने देखा तो वो इस किताब से बड़ा प्रभावित हुए। तो इस तरह से शुरुआत में हमें ये 5-6 किताबें मिलती हैं, लेकिन कायदे की अच्छी किताब, या यूँ कहा जाना चाहिए कि इस विधा के रूप में यात्रा वृत्तांत को स्थापित करने वाली किताबों को आने में अभी समय था। इससे थोड़ा पहले हम बात करते हैं कि क्या यात्रा वृत्तांत ही इस विधा के लिए सही और सबसे उपयुक्त शब्द होगा। ऐसा माना जाता है कि यात्रा संस्मरण में जहाँ संस्मरण का दबाव हावी हो जाता है, वहीं यात्रा वृत्तांत लिखने से एक सपाट किस्म का आग्रह दिखाई देता है। वहीं आख्यान अगर कहा जाए, यात्रा आख्यान कहा जाए, तो उसमें यात्रा की तरह एक खुलापन और आख्यान की तरह से रोचकता का समावेश हम देख सकते हैं। हिंदी में गद्य विधाओं पर गंभीरता से विचार करने वाले कहानीकार और विद्वान अरुण प्रकाश ने यात्रा आख्यान को ही सबसे उपयुक्त माना था। स्वाधीनता के बाद आए सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों ने गद्य पर भी गहरा असर डाला। स्वाधीनता के बाद जैसा कि हम जानते हैं कि देश में नए सिरे से, नए ढंग से निर्माण कार्य हुए। एक तरह से कहा जाए कि देश का निर्माण ही हमने आज़ादी के बाद किया। तो उस पूरे दौर में जो हलचलें हुई, उन हलचलों में यह अत्यंत स्वाभाविक था कि उन तमाम हलचलों का असर साहित्य पर भी पड़ता। अकारण नहीं कि राहुल सांकृत्यायन, जो कि इस विधा के सबसे बड़े लेखक के रूप में याद किए जाते हैं, उनकी यायावरी पर लिखी गई पहली पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र 1949 में आई थी। अज्ञे का यात्रा आख्यान अरे यायावर रहेगा याद 1953 में।
1953 में ही मोहन राकेश की प्रसिद्ध यात्रा पुस्तक आखिरी चट्टान तक और यशपाल का यात्रा संस्मरण लोहे की दीवार के दोनों ओर आया था। राहुल सांकृत्यायन ने आगे भी लगातार लिखा और उनकी यात्रा आख्यान विधा में अनेक पुस्तकें आई। यहाँ थोड़ा ठहर कर हमें विचार करना चाहिए कि राहुल सांकृत्यायन और उनके इन समकालीनों की पुस्तकों का हमारी भाषा और हमारे साहित्य में क्या महत्व है। तो मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि हिंदी में एक विधा के रूप में यात्रा आख्यान को स्थापित करने वाली जिन किताबों को हम याद करते हैं वे किताबें इन 3-4 लोगों की हैं, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश, अज्ञे और यशपाल। इन्होंने केवल यात्राओं के संबंध में आने जाने का ब्यौरा नहीं लिखा, बल्कि यात्राओं के साथ उन स्थानों और उन अपने भीतर की हलचलों का भी लेखा जोखा इन आख्यानों में किया है। सही मायने में इन्हें यात्रा आख्यान कहा जा सकता है। बाद में आगे जाकर नई कहानी आंदोलन जब हिंदी में आया और उसके बाद में दूसरे और जो कहानी आंदोलन भी आए और दूसरी तरह की गतिविधियां, दूसरी तरह की हलचलें हिंदी में तेज हुई, नई कविता का आंदोलन आया, अकविता के आंदोलन आए, उस पूरे दौर में कथेतर विधाओं में प्रयोगों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी। लेकिन तब भी 1958 में धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध किताब ठेले पर हिमालय, अज्ञेय की किताब एक बूंद सहसा उछली, रघुवंश का प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हरी घाटी 1961 में आया था। 1964 में निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी, 1966 में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का यात्रा आख्यान हिंदू कुश के उस पार प्रकाशित हुआ था। गांधी जी के सहयोगियों में से, अनन्य सहयोगियों में से एक काका साहब कालेलकर की सबसे प्रसिद्ध किताब प्रकृति का संगीत 1976 में आई। 1982 में नेत्र सिंह रावत का यात्रा आख्यान दिनमान में क्रमशः प्रकाशित हुआ था पत्थर और पानी, जिसे हिंदी यात्रा आख्यान साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। बाद में संभावना प्रकाशन ने इसे पुस्तकाकार भी प्रकाशित किया। सवाल पैदा होता है कि मील का पत्थर मानने का आग्रह क्या है? ऐसे कौन से पैमाने हैं जिन पर कोई यात्रा आख्यान अपनी उस विधा के दायरे में एक चमकदार, एक स्थायी महत्व की कृति के रूप में सामने आता है? तो इस संबंध में हम कह सकते हैं, पहली बात तो वही कि केवल आने जाने के ब्यौरे लिखने से कोई यात्रा वृत्तांत आख्यान का रूप नहीं ले लेता। उस वृत्तांत को आख्यान बनाने के लिए लेखक की अपनी प्रतिभा, और ये कहना चाहिए कि लेखक ने उस जगह के संबंध में जो चिंतन किया है, केवल सपाट बयानी से काम नहीं चल सकता, बल्कि चिंतन और जो उस स्थान या उस यात्रा के दौरान जो उसके भीतर हुई अनुगुंजों का वर्णन उन्होंने जिस ढंग से किया है, उसी से यह तय होता है, उसी से उस किताब को या उस कृति को हम आख्यान का दर्जा देते हैं। 1983 में कृष्णनाथ का यात्रा आख्यान किन्नर धर्मलोक और लद्दाख में राग विराग प्रकाशित हुए। कृष्णनाथ भी ऐसे लेखक हैं जिन पर रुककर बात किया जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने केवल भारत के हिमालय और उसके आसपास के सुंदर रमणीक स्थलों का इंद्राज नहीं किया है, बल्कि उन्होंने भगवान बुद्ध से संबंधित अनेक जगहों के बारे में लिखा, और उन्होंने ये कहा जाना चाहिए कि विचार, जीवन और भाषा तीनों का समन्वित उत्कर्ष उनके यात्रा आख्यानों में हम देख सकते हैं। 1985 में अजित कुमार की किताब आई सफरी झोले में, जिसे दिल्ली की हिंदी अकादमी ने पुरस्कृत और सम्मानित भी किया था। अजित कुमार की इस किताब के बारे में भी ये कहा जाना चाहिए कि यह किताब भी केवल जगहों का ब्यौरा नहीं देती, बल्कि जगहों के बहाने लोगों, और ये कहना चाहिए कि जीवन के भीतर तक प्रवेश करती है। इस किताब में उदयपुर, जम्मू कश्मीर और हिमालय के और अनेक स्थानों का मनोरम चित्रण अजित कुमार जी ने किया है। फिर एक लंबा ठहराव हमें इस विधा में देखने को मिलता है, जब इक्का दुक्का छिटपुट कुछ किताबें जरूर बीच में खोजने के लिए हम खोज सकते हैं,
लेकिन ऐसी कोई किताब लंबे समय तक नज़र नहीं आती जिसे हम इस विधा की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में, प्रसिद्ध कृति के रूप में, महत्वपूर्ण कृति के रूप में याद करें। पहल में अमृतलाल वेगड़ के यात्रा आख्यान छपने शुरू हुए थे 90 के आसपास, और 1992 में उनकी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी साहित्य प्रेमियों ने खूब पसंद किया और जिसका महत्व हिंदी के यात्रा वृत्तांत साहित्य में, हिंदी के यात्रा साहित्य में असंदिग्ध है। बाद में उनकी नर्मदा त्रयी जिसे हम कह सकते हैं, नर्मदा पर उनकी 2 पुस्तकें और आई। हाँ, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सौंदर्य की नदी नर्मदा 1992 में आई थी और 1998 में उनकी 2 किताबें और आई, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा तीरे तीरे। वेगड़ जी का ये आख्यान नर्मदा नदी की परिक्रमा के साथ लिखा गया और उस परिक्रमा में नर्मदा का सौंदर्य, नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन और वेगड़ जी के अपने निजी राग विराग सब मिलकर पाठक को ऐसा प्रभावित करते हैं कि पाठक इन आख्यानों को, इन यात्रा वृत्तांतों को पढ़ने के बाद में वही नहीं रह जाता जो पढ़ने के पूर्व था। अब नई शताब्दी में नई हलचल हमें देखने को मिलती है। 2008 में असगर वजाहत का यात्रा आख्यान आया, चलते तो अच्छा था। इस किताब ने नए सिरे से पाठकों, समीक्षकों और लेखकों का ध्यान खींचा और यह माना गया कि यात्रा आख्यान साहित्य हिंदी में एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में भी हो सकता है। असगर वजाहत ने खास तरह के शिल्प और ख़ास तरह के अंदाज में अपना ये आख्यान लिखा था। उन्होंने इस आख्यान को लिखते हुए जहाँ अपनी निजी संवेदनाओं और निजी बातों को भी जगह दी थी, वहीं भारतीय संस्कृति का फैलाव, भारतीय संस्कृति की व्यापकता को ईरान और इराक तक वे जाकर देख कर आए थे। 2020 में असगर वजाहत के संपूर्ण यात्रा आख्यान एक जिल्द में आ गए, जिनका शीर्षक, जिन संपूर्ण यात्रा आख्यानों की उस पुस्तक का नाम है उम्र भर सफ़र में रहा। असगर वजाहत की के यात्रा आख्यानों पर लंबी बात की जानी चाहिए, क्योंकि असगर वजाहत इस तरह के लेखक नहीं हैं कि वे जगहों के बारे में केवल सूचनाप्रद या केवल ऊपरी टिप्पणियाँ करें। उन्होंने चलते तो अच्छा था में एक जगह लिखा है, बिलोंगिंग, हम यहाँ के हैं, यह हमारा है, व्यक्ति हो या स्थान, इससे बड़ा भी कोई खजाना होता है। आप ही किसी से जुड़ते हैं, इससे भी नायाब चीज़ कोई हो सकती है। आप कहीं से किसी से संबंधित रहे हैं, यह अपने आप में खजाना नहीं होगा क्या? किताब में वो लिखते हैं। प्रसंग यह आता है उनकी इस किताब में कि असगर वजाहत जो ईरान इराक में जहाँ चलते तो अच्छा था यात्रा आख्यान में, वो एक अपने पुरखों की, किन्हीं पुरखों की के उन पुराने खंडहरों की, पुराने मकानों की तलाश में गए हैं और वहाँ जहाँ जिन मोहल्लों में वो भटक रहे हैं, वहाँ कहीं एक ये बात चल पड़ी है कि शायद इन्हें कहीं कोई एक अपने पुरखों के कागजों में कहीं ये लिखा मिल गया है कि कोई खजाना यहाँ गड़ा हुआ है ना मज़ेदार बात। खजाना, इसीलिए असगर वजाहत ने कहा कि आप कहीं से जुड़े हैं, इससे बड़ा, आप किसी से संबंधित रहे हैं, इससे बड़ा खजाना और क्या होगा। तो वहाँ जब उनकी इस यात्रा में जो सहयोगी था और जो व्यक्ति उनके साथ था, महमूद उसका नाम था, उसे उन्होंने कहा, हाँ, आया तो मैं खजाने की तलाश में ही हूँ। यह कहकर मैंने पुराने कच्चे टूटे मकान का एक टुकड़ा उठा लिया। तो याद आता है महाकवि जायसी ने पद्मावत के आखिर में क्या कहा था। उन्होंने कहा था, छार उठाई लीन ही एक मुट्ठी, दीनी उड़ाई पृथ्वी झूठी। आखिरकार ये पृथ्वी झूठी ही तो है। ये विभाजन, ये सीमाएं, ये संप्रदाय, ये आडंबर सारे झूठे हैं। हम सब अंततः मनुष्य हैं और मनुष्य के रूप में ही अंततः हम बचेंगे। यही बात साहित्य कहता है, यही बात यात्रा आख्यान भी कहते हैं। असगर वजाहत के इस आख्यान के बाद में जो एक और महत्वपूर्ण यात्रा आख्यान नई शताब्दी में आया था, वह 2012 में आया था, अनिल यादव का यात्रा आख्यान, वह भी कोई देश है महाराज। इस किताब ने जैसे हिंदी में धूम मचा दी हो। पाठकों को लगा
कि यही वह किताब हो सकती थी जो कि यात्रा आख्यान जैसी विधा को हिंदी में स्थापित कर दे। और इस किताब ने एक और बात, एक नया चलन हिंदी में शुरू किया, और वो चलन ये शुरू किया कि इसने ये लगभग ये बात पाठकों को, आलोचकों को बता दी कि गद्य का भविष्य कथा से अधिक कथेतर में है। नई शताब्दी की इन दोनों किताबों को महत्वपूर्ण हम मानते हैं। अनिल यादव की जो ये किताब है, वह भी कोई देश है महाराज, में उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट यानी कि जो असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम जो राज्य हैं, उन राज्यों की उन्होंने लगभग एक एक शहर, एक एक नगर की यात्रा की है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जीवन, वहाँ की तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा, समझा और उसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन जो अनिल यादव के यात्रा आख्यान की सबसे बड़ी विशेषता है, वो है स्थानीय रंगों को देखने और महसूस करने की बेजोड़ क्षमता। वो जहाँ कहीं भी इन राज्यों में जाते हैं, वहाँ की स्थानीय जनजातियों के घरों को देखते हैं, उनके रहने के ढंग और भोजन, और वहाँ उनकी पूरी, जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसको देखते हैं। और न केवल देखते हैं, वो सबको इतनी आत्मीयता के साथ अंकित करते हैं कि पाठक का भी मन होने लगता है कि काश वह भी इन जगहों पर जा पाता। एक और बात है, और वह बात है कि अनिल किसी भी तरह की कुंठा और सीमा को नहीं मानते। तमाम तरह की कुंठाओं और सीमाओं से मुक्त अनिल का यात्रा आख्यान है। वह भी कोई देश है महाराज। गद्य का एक खास अंदाज, एक खास तरह की ऊंचाई, भाषा का एक जादू और खिलंदड़ेपन का बेधक अंदाज अनिल यादव के यात्रा आख्यान की सबसे बड़ी विशेषता है। याद आता है अज्ञे का एक पुराना आख्यान, एक बूंद सहसा उछली। अज्ञे जी इस किताब की भूमिका में एक बात कहते हैं जिसे हम नजीर की तरह से याद रख सकते हैं। उन्होंने लिखा है, यह पुस्तक मार्गदर्शिका नहीं है। इसके सहारे यूरोप की यात्रा करने वाला यह जान लेना चाहे कि कैसे वह कहाँ से कहाँ जा सकेगा, या कैसे मौसम के लिए कैसे कपड़े उसे ले जाने होंगे, या कि कहाँ कितने में उसका खर्चा चल सकेगा, तो उसे निराशा होगी। देखा जाए तो यह यात्रा आख्यानों को समझने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। जगहों का ब्यौरा और आने जाने के इंदराज से कोई किताब यात्रा आख्यान नहीं बन जाती। जब अनिल यादव और असगर वजाहत के यात्रा आख्यान बहुत अधिक लोकप्रिय हुए, हिंदी में उनकी बहुत अधिक चर्चा होने लगी, तो देखा देखी में, और ये भी कह सकते हैं कि पवित्र स्पृहा से अनेक पुस्तकें यात्रा आख्यान की विधाओं में हमको देखने को मिली। लेकिन वे सारी पुस्तकें इस तरह की नहीं थीं जिनको हम आख्यान का दर्जा दे सकें, बेहतर गद्य का दर्जा दे सकें। लेकिन जिन पुस्तकों को हम यात्रा आख्यान मान सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनमें जो किताबें हमें जिक्र करने लायक लगती हैं, उनमें मृदुला गर्ग की किताब कुछ अटके कुछ भटके 2006 में आई थी। 2007 में ललित सुरजन की किताब आई थी, शरणार्थी शिविर में विवाह गीत। 2011 में अशोक अग्रवाल की किताब किसी वक्त किसी जगह। 2011 में ओम थानवी की किताब मुअन जोदड़ो। 2012 में पंकज बिष्ट की किताब खरामा खरामा। 2013 में पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब हिंदी सराय अस्त्रा खान वाया येरेवान। 2014 में राकेश तिवारी की किताब सफ़र एक डोंगी में डगमग। 2014 में अजय सोडानी की दर्रा दर्रा हिमालय। 2017 में रामजी तिवारी की लद्दाख में कोई रेंचो नहीं रहता। और 2018 में ऋतुराज की किताब चीन डायरी इस विधा की महत्वपूर्ण कृतियां हैं, चमकदार कृतियां हैं, जिनको पढ़ना, जिनको देखना, जिनका अध्ययन करना हिंदी साहित्य के पाठकों के लिए आवश्यक समझा जा सकता है। इस नई शताब्दी में फिर दो किताबें एक साथ आई थी जिनका अभी मैं जिक्र कर चुका हूं, लेकिन उन पर और बात की जा सकती है। वे किताबें थी राकेश तिवारी का यात्रा आख्यान सफ़र एक डोंगी में डगमग और अजय सोडानी की किताब दर्रा दर्रा हिमालय। इन दोनों किताबों ने पाठकों को और प्रकाशकों को भी इस विधा के संबंध में एकाएक आकृष्ट किया। बाद में राकेश तिवारी के भी दो यात्रा आख्यान और आए,
अजय सोढानी के भी 2 यात्रा आख्यान और आए। एक तो इसी साल आया है जो उन्होंने गुजरात पर लिखा है, और हिमालय पर वे लगातार लिख रहे हैं। कुछ और किताबों की चर्चा हम कर सकते हैं जो इस विधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए जानी जा सकती हैं। उनमें गगन गिल की किताब 2008 में अवाक, जो कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लिखी थी। कृष्णा सोबती की किताब 2012 में आई थी, बुद्ध का कमंडल लद्दाख। 2012 में कुसुम खेमानी की किताब कहानियाँ सुनाती यात्राएं। 2015 में अनुराधा बेनीवाल की किताब जो उन्होंने यूरोप यात्राओं पर लिखी है, आज़ादी मेरा ब्रांड। 2016 में सरे राह चलते चलते कुसुम अंसल की एक किताब आई थी, और 2016 में ही तेजी ग्रोवर की किताब आई थी, नीला घर और दूसरी यात्राएं। कहना ये होगा कि इस पूरी चर्चा के अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भाषा और किसी साहित्य को यदि आगे बढ़ना है, यदि उस भाषा और साहित्य को विस्तार और व्यापकता ग्रहण करनी है, तो उसमें अनेक विधाओं के लिए स्थान होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यात्रा आख्यान इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं हो जाते कि वे हमें नई नई जगहों के बारे में बताते हैं, नए नए जीवन के बारे में बताते हैं, जीवन के नएपन के बारे में बताते हैं, बल्कि यात्रा आख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वे संस्कृतियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, संस्कृतियों में समन्वय पैदा करने का काम करते हैं। जब हम विदेशों पर लिखे हुए, दूसरी संस्कृतियों पर लिखे हुए यात्रा आख्यानों को पढ़ते हैं, तब हमें अपनी संस्कृति की भी अच्छाइयों और सीमाओं का ज्ञान होता है। हम अपनी संस्कृति की भी अच्छाइयाँ और सीमाएं ठीक से जान पाते हैं, और हम उनको यदि हम जानेंगे, समझेंगे, तो संभव है कि हम उन सीमाओं को भी बेहतर बना सकेंगे, हम उन सीमाओं को भी दूर कर सकेंगे, और उन अच्छाइयों को हम और ज़्यादा और अधिक संवेदना के साथ और अधिक कायदे के साथ ग्रहण कर सकेंगे। खुशी की बात यह है कि हिंदी में नई पीढ़ी इस विधा की तरफ बहुत अधिक रुचि ले रही है। नीरज मुसाफिर जैसे नए नए युवा यात्रा आख्यान लिख रहे हैं, तो पहाड़ पर, या ये कहना चाहिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाले अनेक नए लेखक भी इन विधाओं में रुचि ले रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदी के गद्य साहित्य में आने वाले दिनों में यात्रा आख्यान एक बड़ी और महत्वपूर्ण विधा के रूप में सामने आएगा, और एक बड़ी और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ऐसी कृतियाँ हमारी भाषा को देगा जो कि निश्चय ही देर तक और दूर तक पढ़ी जा सकेंगी। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि क्या स्त्रियों के लिखे हुए यात्रा आख्यानों को हमें अलग से देखना चाहिए? क्या स्त्रियों के यात्रा आख्यान किसी खास तरह की उन बातों को करने में सक्षम हैं जो कि दूसरे लेखकों के यात्रा आख्यान नहीं कर पाते? तो ये कहा जा सकता है कि जिस देश में स्त्रीवाद भी एक नई और नए विचार के रूप में सामने आया हो, और जिस देश में स्त्रियों का लेखन एक खास तरह के दायरे में देखा जाता हो, या जिसको खास तरह के दायरे में देखे जाने का अभ्यास हो, वहाँ अगर स्त्रियों के द्वारा लिखे गए यात्रा आख्यानों को अलग से देखा जाए, तो निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण और नई बातें हमको जानने को मिलेंगी। जिन यात्रा आख्यानों की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं, कृष्णा सोबती, गगन गिल, कुसुम खेमानी, अनुराधा बेनीवाल, कुसुम अंसल, तेजी ग्रोवर, और अभी अभी मनीषा कुलश्रेष्ठ का कैलाश मानसरोवर पर एक यात्रा आख्यान आया है, इन सब में जो एक बात ध्यान देने की है वह यह है कि ये महिलाएं जब अपनी यात्राओं का इंद्राज करती है, अपनी यात्राओं के बारे में आख्यान लिखती है, अपनी यात्राओं का आख्यान लिखती है, तो उन आख्यानों में भारतीय समाज और भारतीय परिवार संस्था को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ पढ़ने को मिलती है। ठीक इसी तरह से एक और श्रेणी हम यात्रा आख्यानों के अंदर देख सकते हैं, और वह श्रेणी है आदिवासियों या दलितों के द्वारा लिखे गए आख्यानों की। कहा जा सकता है कि अभी दलित साहित्य का ध्यान इस तरफ
उतना अधिक नहीं गया है जितना आदिवासी साहित्य का गया है। राजस्थान के जाने माने आदिवासी लेखक हरिराम मीणा के 3 यात्रा आख्यान इस विधा में आ चुके हैं। उन्होंने साइबर सिटी से नंगे आदिवासियों तक, जंगल जंगल जलियांवाला जैसे यात्रा आख्यान लिखे हैं, जिनके बारे में ठहर कर बात करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य में जो एक महत्वपूर्ण अंतर है, जो दोनों साहित्य की स्थापना या ये कहें कि दोनों साहित्यों की प्रतिज्ञा में एक मूल फ़र्क है, वह यह है कि जहाँ दलित साहित्य अस्मिता और अपने सम्मान की लड़ाई की अपने सम्मान और बराबरी की लड़ाई की बात करता है, वहीं आदिवासी साहित्य में विस्थापन का दर्द सबसे अधिक गहरे ढंग से आया है। हरिराम मीणा की किताब जंगल जंगल जलियांवाला में उन्होंने राजस्थान में आदिवासियों के साथ हुए कुछ नरसंहारों के बारे में लिखा है और उन स्थानों की खोज की है जहां इस तरह की घटनाएं अतीत में हो चुकी हैं। ये असगर हरिराम मीणा का यह यात्रा आख्यान जंगल जंगल जलियांवाला हमें बताता है कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले वही लोग नहीं हैं जिनका नाम हम जानते हैं, जिनको हम याद करते हैं, बल्कि सैकड़ों हजारों ऐसे गुमनाम लोग भी हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए, हमारे देश में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। मीणा जी उन तमाम कुर्बानियों की तरफ हमारा ध्यान ले जाते हैं और ये बताते हैं कि जंगल और ज़मीन की लड़ाई में हमेशा आदिवासियों ने हमारी सभ्यता और संस्कृति का पक्ष लिया है और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ाई में, संघर्ष में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। धन्यवाद।